गाइस, माय नेम इज उमंग अग्रवाल और आज हम एक नया कोर्स देखने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो मैंने आप लोगों के लिए फैकल्टी हायर कर दी है जिसमें आपको इकोनॉमिक्स आदित्य सर पढ़ाएंगे और वो फुल एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाएंगे। आप बिल्कुल भी मिस आउट मत करिए। अब मैं आपके लिए लेक्चर लगा रहा हूँ, वो लेक्चर आप ध्यान से देखना। और हाँ, जितने भी जने सुपर फाइटर सीरीज का वेट कर रहे हैं मेरे भाइयों, बहुत ही जल्दी आने वाली सुपर फाइटर सीरीज, जब तक आप इस लेक्चर को एंजॉय करें। Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पूरा इन तक बने रहना, एकदम अच्छे से समझ आएगा। एंड हम लोग कुछ एनिमेशन और एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसे मैंने 4 टॉपिक में डिवाइड किया है, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड थर्ड है स्कोप, why is it important or why we have to study macroeconomics, or you can say that scope of macroeconomics, and another last topic is significance of macroeconomics or why it is important to study macroeconomics. तो वीडियो को इन तक देखते रहना and we are going to cover all these topic today with some example and animation. वेट, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है यार। तो मैंने आपके लिए बना दी एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और उसमें एक लिंक होगा, उसमें जाके आप मैसेज कर सकते हैं अपना कोई भी डाउट। मैंने आप लोगों के लिए ग्रुप बनाया है, ये सिर्फ स्पेशली आप लोगों के लिए। कोई भी आपका डाउट हो, वॉट एवर योर डाउट, पोस्ट करना, और पोस्ट करने के बाद कोई भी आपको उसका सॉल्यूशन भेज देगा। और भाइयों, मेरे को वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई का माहौल चाहिए, इधर उधर का कोई फालतू माहौल नहीं चाहिए। बस यही अपनी कम्युनिटी होनी चाहिए। तो गाइस, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश इट इज मैक्रो एंड इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड कॉल्ड मैक्रोस, एंड मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। एंड अभी हम लोग, जैसे आप लोग मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, अभी हम लोग 12th में मैक्रो पढ़ते हैं। एंड माइक्रो मतलब स्मॉल एंड मैक्रो मतलब बड़ा, लार्ज होता है। तो आप लोग देख सकते हो। एंड जैसे आप हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे इनकम, जैसे आपकी चाचा की इनकम अगर आपको लेनी होगी तो वो माइक्रो में आ जाएगी। एंड अगर आपको पूरे देश की इनकम लेनी होगी तो वो टोटल नेशनल इनकम हो जाएगी, एंड वो बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू आपके बगल वाले चाचा जी की इनकम होगी। तो इससे आप लोग मैक्रो का मतलब समझ जाओ कि मैक्रो मतलब थोड़ा लार्ज होता है ना, इसमें हम पूरे इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल की नहीं। एंड इसके बाद दूसरा पॉइंट है, जैसे इस सिम से आप लोग एग्जांपल समझ सकते हो। जैसे ये माइक्रो सिम आपने तो देखा ही होगा, मोबाइल में पहले लगते थे, अभी भी लगते हैं बहुत सारे मोबाइल में। एंड इस पूरे सिम कार्ड को आप मैक्रो कंसीडर कर सकते हो। तो इससे भी हमारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है मैक्रो एंड माइक्रो का। एंड माइक्रो में हम लोग स्मॉल लेवल पे स्टडी करते हैं, जैसे आपकी चाचा की इनकम एंड पूरे देश की इनकम। तो स्मॉल लेवल पे स्टडी करते हैं कंज्यूमर प्रोड्यूसर, आपने 11th में पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एंड अभी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग लार्ज लेवल पे देखेंगे एंड इसमें पूरे देश की कंसीडर करेंगे। एंड जितने भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर पढ़ेंगे, सब में हम लोग इकोनॉमी एज ए होल इकोनॉमी को लेकर चलेंगे एंड पूरे एग्रीगेट को लेकर चलेंगे, सिर्फ इंडिविजुअल को लेकर नहीं चलेंगे। तो अभी हम लोग थर्ड में देखते हैं, जैसे आप लोग पढ़ोगे इकोनॉमिक एजेंट। तो इकोनॉमिक एजेंट का मतलब होता है, जैसे माइक्रो में इंडिविजुअल आदमी के डिमांड, सप्लाई एंड बहुत सारे प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ते हैं, सब कुछ सिंगल सेलर के बारे में। बट वहीं पे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो लेवल पे एंड पूरे होल जीडीपी पे, पूरे कंट्री पे। तो इसमें गवर्नमेंट बैंक्स के बारे में हम लोग पूरा स्टडी करेंगे। एंड गवर्नमेंट बैंक्स डिसीजन लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एंड वहीं पे कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स में।
होता है। एंड आप लोग ने पढ़ा ही होगा 11th में। एंड इसमें गवर्नमेंट एंड बैंक्स डिसीजन लेते हैं, जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं। एंड हम इसमें आप लोग नेशनल इनकम जैसे नेशनल एंड आप लोगों को बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन होगा कि सिर्फ ये नेशनल पे ही हम ले सकते हैं, नहीं तो आप ग्लोबल इकोनॉमी, नेशनल और रीजन, आप जहाँ पर भी मैक्रो कैलकुलेट करना चाहते तो आप वहाँ से जो भी चीज़ कैलकुलेट करना आप लोग कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमारा फोर्थ आता है, जो इकोनॉमिक डिसीजन लेते तो उनका मोटिव यही होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। मैक्रो में जितने भी डिसीजन ले जाते बस इनका दो ही मोटिव रहता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, जितना ज़्यादा समाज सेवा कर सकते हैं, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमी स्टेबल बैलेंस बनी रही, ना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो ना ही डिफ्लेशन, तो इन मोटिव से डिसीजन लिया जाता है। एंड आप लोग जैसे एग्जांपल से भी देख सकते हो, यहाँ पे प्रोड्यूसर आउटपुट है एंड यहाँ पर पूरे नेशन की आउटपुट। तो प्रोड्यूसर एक सिंगल सेल है तो उसकी आउटपुट, पूरे नेशन की आउटपुट, तो आप लोग जीडीपी जानते ही होगी पूरे कंट्री की जीडीपी कितनी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू एक इंडिविजुअल की। एंड इसके बाद फिफ्थ है, हम लोग थोड़ा बुक के देख लेते हैं, बुक में भी कुछ डिफिनीसन दिया होगा तो बुक में देख सकते हो। डिफिनेशन में वही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एट दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज होल। तो जो पूरी स्टडी करती है इकोनॉमी एज अ होल की, तो इससे भी आप लोग समझ सकते हो। एंड इसमें पूरे इकोनॉमी की डिसीजन लिए जाते हैं, पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है एंड उसी पे डिसीजन लिया जाता है। एंड इसके बाद एक साइंटिस्ट है उन्होंने अपनी डेफिनेशन दिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विथ द इकोनॉमी एज अ होल और अ लार्ज सेगमेंट इन इट। तो आप लोग इसे भी याद कर सकते हो, एमसीक्यू के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। In Greek, that's makroidoles. तो गाइज अभी हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल मार्केट होता है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में होल इकोनॉमी, जिसको हम जीडीपी से डिनोट करते हैं। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ, अगर पार्टिकुलर गुड्स की प्राइस बढ़ती या घटती है तो फिर डिमांड उसकी कम ज़्यादा होती है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल राइज या फॉल होती है। एंड जब बढ़ती है तो इन्फ्लेशन एंड जब घटती है तो डिफ्लेशन। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल मार्केट होता है एंड हम इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर की डिमांड एंड सप्लाई को देखते हैं, उसकी डिमांड को देखते हैं कि एंड वो जब उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को हम लोग देखते हैं। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एग्रीगेट डिमांड, टोटल कंज्यूमर एंड बिहेवियर को देखते हैं पूरे एट एग्रीगेट लेवल। एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग सप्लाई देखते हैं गुड्स का, आप लोग ने पढ़ा भी होगा 11th में चैप्टर सप्लाई ऑफ गुड्स। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग प्रोडक्शन कैपेसिटी, पूरी इकोनॉमी कितना प्रोड्यूस कर सकती है हम उसको देखते हैं। हाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी हम लोग फर्स्ट डिफरेंस पे चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट है बेसिस ऑफ स्टडी। एंड इसमें हम लोग देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा ही होगा कि स्कार्सिटी, रिसोर्सेस आर स्केर्स एंड आवर ह्यूमन वांट आर अनलिमिटेड। इसे आप इस तरह से एग्जांपल से समझो, जैसे आप मार्केट जाते हो फ़ोन खरीदने के लिए, तो आपके पास मान लो अभी सैमसंग का फ़ोन है एंड फिर उसके बाद आप लोग जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप लोग OnePlus पे शिफ्ट करोगे एंड उसके बाद आप लोग को कि जब थोड़ी और इनकम बढ़ जाएगी तो आप लोग आईफोन पे शिफ्ट कर जाओगे। तो इसी तरह आप लोग कि जब तक इनकम बढ़ते रहेगा आप लोग नए आपकी वांट्स चॉइस आपको मिलती रहेगी, नए आपके वांट्स पैदा होगे, फिर आप लग्जरी बाइक सब कुछ कार आप लोग लोगे। एंड इसके बाद अभी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में वहीं पे बात करते हैं। तो स्कार्सिटी एंड चॉइस पूरे इकोनॉमी एज अ होल लेके हम लोग पढ़ते हैं। एंड इसमें हम लोग पूरे इकोनॉमी की स्कार्सिटी एंड रिसोर्स को कैसे एलोकेट करना है, कहाँ पे कितना बांटना है, ये सब देखते हैं। तो अभी हम लोग इलस्ट्रेशन देख सकते हैं।
तो आपको पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जितने इनकम है उस पर चाहता है, एंड बट वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वहाँ पे सोशल वेलफेयर सबसे इम्पॉर्टेंट है, एंड वहाँ सोसाइटी की वेलफेयर के देख के रिसोर्स को एलोकेट किया जाता है। एंड अभी हम लोग अपने दूसरे डिफरेंसेस की ओर चलते हैं। तो अभी हमारा सेकंड है इकोनॉमिक वेरिएबल। तो इकोनॉमिक वेरिएबल में माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेज माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज कंज्यूमर डिमांड एंड सप्लाई। एंड आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कंज्यूमर की डिमांड एंड सप्लाई, प्रोड्यूसर कॉस्ट, रेवेन्यू, ये सब चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो इसमें भी वही है, इसमें इंडिविजुअल की डिमांड, आपकी क्या डिमांड है, आप एंड आप अगर प्रोड्यूसर हो तो आप कितना प्रोड्यूस, आपके सिर्फ आपकी बात होगी। एक इंडिविजुअल आदमी को लेके चलेंगे। बट वहीं पे अगर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पूरे बहुत सारे पीपल की बात करेंगे, एंड इसमें बहुत सारे पूरे देश की पीपल की बात होगी, एंड इसमें पूरे की डिमांड एंड प्रोडक्शन सप्लाई सब कुछ देखा जाएगा, एंड इसे एग्रीगेट करके देखेंगे। एंड अभी हम लोग अपने थर्ड डिफरेंस पे चलते हैं। तो थर्ड है इकोनॉमिक एजेंट। तो इकोनॉमिक एजेंट का मतलब अगर आपको नहीं पता तो इकोनॉमिक एजेंट मतलब कोई भी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन सच एज जैसे बैंक हो गया, ये देख सकते हो, मैंने अच्छा ड्राइंग नहीं किया है पर देख सकते हो, जैसे बैंक और गवर्नमेंट। तो ये सब जो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं उन्हीं को हम लोग इकोनॉमिक एजेंट का नाम देते हैं। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोग इंडिविजुअल लेवल पे देखते हो तो सिर्फ आपकी इनकम या आपके फादर की इनकम को हम लोग इंक्लूड करते हैं, एंड वो डिसीजन लेते हैं उनको क्या करना है। बट जब हम लोग मैक्रो लेवल पे बात करते हैं तो मैक्रो लेवल में बड़े बड़े अथॉरिटी जितने भी हैं, गवर्नमेंट, बैंक, RBI, ये सब डिसीजन लेते हैं। एंड आप लोग इसमें भी देख सकते हो जब मैक्रो लेवल में बात, जैसे टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया, RBI से भी ये सब डिसीजन लेते हैं। एंड अभी हम लोग अपने फोर्थ डिफरेंस पे चलते हैं। तो फोर्थ है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेड डिग्री होती है। आप लोगों को पता हो, कुछ ही वेरिएबल को हम लोग इसमें लेते हैं। तो जैसे आप लोग इलस्ट्रेशन से समझ सकते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ आपकी इक्विलिब्रियम देखिए, कहाँ आपकी ज़्यादा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन है, आप कहाँ तक आपकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, आप वहीं तक गुड्स को खरीदोगे या फिर परचेज कर सकते हो। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके जैसे बहुत सारे आदमी, जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है, हम लोग पूरे पॉपुलेशन की एग्रीगेट इक्विलिब्रियम बनाएंगे, एंड उसके बाद पूरी मार्केट की इक्विलिब्रियम बनाएंगे। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग सिर्फ एक ही इक्विलिब्रियम आप ही की बनाएंगे, एंड वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपकी डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पे होगी वहाँ पे आपका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा। इसके बाद हम लोग दूसरे डिफरेंस की तरफ। तो अभी हम लोग फिफ्थ डिफरेंस पे हैं, डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशन। तो सर्टेन वेरिएबल आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वेयर आर दे आर एज्यूम टू बी चेंजिंग इन मैक्रो। तो जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो बहुत सारे आपने एजम्पशन पढ़े होंगे। तो वो एजम्पशन जैसे आप अगर इनकम इनकम निकालना है, आप कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पढ़े तो उसमें आप लोग को खुद की डिमांड देखी जाएगी, आप लोग कितना कमाते हो उस सब की देखी जाएगा। बट वहीं पर अगर हम मैक्रो में बात करें तो उसमें इंडिविजुअल की डिमांड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ पे पूरे देश की डिमांड एंड वहाँ पे इंडिविजुअल की डिमांड को कांस्टेंट हम लोग रखते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो मैक्रो में कांस्टेंट रहते हैं, बहुत सारे फैक्टर माइक्रो के हैं उसमें मैक्रो कांस्टेंट रहता है। तो ये भी आप लोग देख सकते हो। एंड इसके बाद हमारा सिक्स्थ डिफरेंस है सेंट्रल इशू। तो अभी बहुत सारे सेंट्रल इशू है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इन द सेंट्रल इशू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल ऑल लेवल ऑफ आउटपुट इज द सेंट्रल इशू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी सेंट्रल इशू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे 3 सेंट्रल इशू, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फिर फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो ये भी है हमारा सेंट्रल इशू, एंड वही है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था 11th में।
बट ट्वेल्थ में डिटर्मिनेशन ऑफ हम लोग पूरी ओवरऑल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा सेंट्रल इशू है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो दोनों की सेंट्रल इशू भी अलग है, जो आपने 11th में पढ़ा एंड 12th में आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स दूसरे सेंट्रल इशू देखोगे आप लोग आने वाले चैप्टर में। तो अभी हम लोग अपने 7th डिफरेंस की तरफ चलते हैं, जो कि है मेथड ऑफ स्टडी। तो मेथड ऑफ स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफन डिस्क्राइब्ड एज जनरल इक्विलिब्रियम। जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है। तो इसका मतलब बहुत सारे इक्विलिब्रियम को हम लोग ऐड करते हैं एंड तब जाके हमारा पूरा बनता है। सबको अगर हम सम अप कर देते हैं तब मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का इक्विलिब्रियम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस बनता। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें एंड उसकी इक्विलिब्रियम की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ एक इक्विलिब्रियम बनता है। एंड इसी पे आप लोग देख सकते हो इनकम। एंड वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पूरे मार्केट की इनकम एंड डिमांड, मार्केट डिमांड एंड इनकम देखते हैं। तो अभी हम लोग 8 पॉइंट की तरफ चलते हैं। वाट में बी लॉजिकल एट माइक्रो लेवल में नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो लेवल। तो हम लोग इसमें देखते हैं जैसे आप लोग इसे एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे आप लोग सेव करना स्टार्ट कर दिया, आप लोग अगर पैसे सेव करना स्टार्ट कर दिए तो आप लोगों के फ्यूचर में आप लोग बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर दिया उस पर बहुत सारा रिटर्न मिलेगा एंड फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट होगा। बट वहीं पे अगर मैक्रो लेवल में अगर बात करें तो अगर आप लोगों ने सेव करना स्टार्ट कर दिया है तो अगर आप लोग पैसे खर्च नहीं करते हो तो फिर उसके बाद मार्केट की डिमांड कम हो जाएगी। एंड जहाँ पे डिमांड कम होगी तो वहाँ पे प्रोडक्शन भी कम कर दी जाएगी। जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो कम सप्लाई करेंगे तो वहाँ पे सप्लाई भी कम हो जाएगी। एंड इसके बाद जो भी वहाँ पे प्रोड्यूसर थे, बहुत सारे एम्प्लॉय जो प्रोडक्शन करते थे उनको भी जॉब से निकल जाएगी एंड वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। तो ये थे हमारे पूरे डिफरेंसेस। तो अभी हम लोग स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। तो स्कोप का मतलब होता है फील्ड ऑफ स्टडी और एरिया ऑफ स्टडी। इसका मतलब ये समझ सकते हो। और व्हाट वी हैव टू स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इन अपकमिंग चैप्टर। तो ये भी आप लोग देख सकते हो। तो ये सब चैप्टर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने पड़ेंगे 12th में। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेशनल इनकम। मैं अभी इस सब की बात नहीं करूँगा, इस सब को मैं डिटेल में जब चैप्टर पढ़ाऊँगा तो इस सब की बात करूँगा। एंड इसके बाद हमारा दूसरा है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड थर्ड है मनी, आपको मनी एंड बैंकिंग चैप्टर है, ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। आप लोग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई में ये दोनों पढ़ोगे कि ये दोनों क्या होता है। इसके बाद फिफ्थ है रोल ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट करके एक चैप्टर है जिसमें आप लोग देखोगे कि कैसे बजट को तैयार किया जाता है, फिस्कल पॉलिसी एंड बहुत सारी, ये सब भी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। एंड एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप लोग देखोगे कि फॉरेन एक्सचेंज कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई होती है एंड इसकी प्राइस कभी राइज होती है एंड उसकी कैसे प्राइस राइज एंड फॉल होती है। तो ये सब भी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे आने वाले चैप्टर में। तो अभी हम लोग देख लेते हैं सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो भी देख लेते हैं। एंड उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अभी देख लेते हैं। फर्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी। तो आपको पता होगा कि जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इसमें आपको नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, और गवर्नमेंट कैसे बजट करती है जिससे इकोनॉमी रेगुलेट होती है, ये सब भी आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी डिस्क्रिप्शन दे देता है पूरी इकोनॉमी की कि क्या क्या कैसे करना है एंड क्या प्रॉब्लम है तो कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। एंड उसके बाद सेकेंड एडवांटेज ये है रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर है रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलप प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर ड्रॉन बाय असेसिंग द नीड एंड मीन्स ऑफ द इकोनॉमी। सपोज अभी अगर इकोनॉमी डिफ्लेशन में है तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट अपनी टैक्सेस को कम कर देगी, लोन की भी इंटरेस्ट कम देगी। सो
मोर पीपुल आर गोइंग टू टेकिंग लोन। तो बहुत सारे फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी बनाए जाते हैं एंड उसे गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है एंड उसी हिसाब से, तो इससे हमें ये गवर्नमेंट को भी हेल्प होता है, पूरी डिस्क्रिप्शन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है इकोनॉमी की। तो थर्ड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इकोनॉमी स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प टू स्टडी achieve economic stability. This is achievement through appropriate monetary policy and RBI जो monetary policy और सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, कब डिमांड एंड सप्लाई, पैसे कैसे, मनी की सप्लाई कैसी होगी, कैसे रेगुलेट करना है, कब मनी को प्रिंट किया जाता है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। ये सब भी पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद है BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कंट्री की अपने कंट्री की रिलेशन दूसरे कंट्री, बहुत सारे कंट्री के साथ कैसी बनेगी, तो ये भी हम लोग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के थ्रू पढ़ते। तो इसमें हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज देखेंगे एंड अपनी वो कैपेसिटी बताती है थ्रू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अभी हम लोग 5th पॉइंट देखते हैं, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो जब अगर पॉवर्टी आएगी तो गवर्नमेंट नई नई पॉलिसी एंड बहुत सारे पॉलिसी निकालेगी एंड पुअर को हेल्प करने के लिए, जैसे बहुत सारे अभी गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है। 6 पॉइंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स से इंफॉर्मेशन निकाली जाती है तो उसके बाद वेरिएबल लाइक एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई, टोटल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट इज लाइकली यूजफुल इन्फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी की मार्केट में डिमांड कितनी है, ज़्यादा है या कम है, सप्लाई कितनी है, ज़्यादा है या कम, या फिर कितना कंजम्पशन है, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब से हिसाब से गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी एंड स्कीम लॉन्च करती है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर एंड ये ख़त्म हो गया। तो अभी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। हे गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर। और बहुत जल्द मैं आपके लिए धमाकेदार ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। और अभी तक आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तब तक के लिए ओके बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।